आपके अपने चैनल परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैसेज है उन लोगों के लिए जो पढ़ाई को केवल एक मजाक बना के रख देते हैं। हम लोग का चैनल शुरू करने का मेन मकसद ये था कि ऐसे बच्चे जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी कारणवश कोचिंग में या जा नहीं पाते हैं या इतना अफर्ट नहीं कर पाते हैं कि महंगे बुक्स हैं या मटेरियल हैं वो ख़रीद सकें, तो वो आसानी से अपनी तैयारी जारी रख के अपना जो एम है उसको प्राप्त कर सकें। मेरा अपना एक निजी अनुभव है। कई बार क्या होता है, जब शुरुआती दौर रहता है तो हमें सही तरीके से गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, तो हम कई बार हमारा समय और पैसा दोनों नष्ट होता है। तो वो सारी चीज़ों को दूर करते हुए ऐसे लोगों तक अपने आप को पहुंचाना है, मटेरियल भी और सही गाइडलाइन भी। तो कुछ लोग को अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि चैनल पे आते हैं और डिसलाइक करके चले जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो आपसे विनम्र निवेदन है, जहाँ पर आपका इंटरटेनमेंट हो सकता है तो आप वैसे चैनल पे जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी चैनल में रहें। आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो देखें या फिर चैनल को चले जाए। हमारा मेन प्रयास है गंभीर रूप से, या फिर कहें कि हम सीरियस हैं इस मामले में। जो हमारा मेन फोकस है अच्छे से तैयारी करके लोगों को उनकी जो एम है वहाँ तक पहुँचाना है। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए नकारात्मक सोच और नकारात्मक भावना दोनों ही अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप जब कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो साथ साथ में एक व्यक्तित्व जो निर्माण की प्रक्रिया है वो भी जारी रखता है कि आप एक अच्छा अधिकारी तो बने, साथ में एक अच्छा व्यक्ति भी बने। तो साथ में हमारा जो पॉजिटिविटी हो वो भी चलना चाहिए। आप किसी के प्रति नकारात्मक भावना रखते हैं, चाहे ज़रूरी नहीं है जिसके लिए बाकी लोग इस चीज़ को माइंड नहीं करेंगे, ये उन व्यक्तियों के लिए है जिनके कुछ कारणों से बाकी लोग भी प्रभावित होते हैं। चाहे वो कोई चैनल वाले हों या कोई व्यक्ति है या व्यक्तिगत तौर पे इस तरीके से हरकत करता है, कुछ भी कमेंट करके चला जाता है। तो आप लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है, आपको अगर आपको चैनल में जो भी वीडियो आते हैं, जो भी लेक्चर आते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको इंटरटेनमेंट चाहिए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल अनसब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे चैनल पे जाइए जहाँ पे आपका इंटरटेनमेंट होता है। बस इतना ही निवेदन है आप लोगों से, क्योंकि हमारा प्रयास एक सफलता की तरफ सकारात्मक दृष्टि से है। तो बस इतना ही है आज का मैसेज। तो चलिए आज का हम जो टॉपिक है हम शुरू करते हैं, कुशल मानव संसाधन की उत्पादकता। तो जो भी है इसको हम देखते हैं। आज का टॉपिक कुशल मानव संसाधन की उत्पादकता। मानव संसाधन की उत्पादकता, जो इसके पहले हमने टॉपिक देखा था मानव संसाधन की नियोजिता एवं उत्पादकता, उसी का एक छोटा सा पार्ट है पर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं मेंस में, सीजीपीसीएस मेंस में क्वेश्चन बन चुके हैं। अब इसी को देखते हैं। मानव संसाधन की उत्पादकता, इसका अर्थ क्या हो सकता है। अभी तक हम मानव संसाधन क्या होता है इसका अर्थ देख चुके, नियोजिता क्या होता है ये देख चुके। अगर इसका अर्थ हमें अच्छे से क्लियर है तो हम इसको टॉपिक को और अच्छे से देख सकते हैं। जिन्होंने वीडियो इसके पहले जो भी लेक्चर है उसको नहीं देखा है, वो लिंक में दिया हुआ है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अर्थ को समझते हैं कि मानव संसाधन की उत्पादकता से तात्पर्य किसी संस्थानिक कार्य को कम लागत पर अधिक उत्पादकता प्रदान करना है। इससे संस्थान की उत्पादकता में वृद्धि होती है तथा निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्रता से पूरा किया जा सकता है। यहाँ पर कोई समझाने लायक नहीं है, एकदम क्लियर है। मतलब उत्पादकता, उत्पादन सिंपल है, वर्ड में कोई ऐसा कुछ नहीं जिसमें दिक्कत हो। यहाँ पर है सिंपल सा कैसे हम प्रोडक्शन अपना कर सकते हैं। प्रोडक्शन तो हमको करना है, लेकिन ऐसे नहीं है कि उसकी लागत मूल्य, जब हम इकोनॉमिक पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि दो तरीके से लागत मूल्य होता है। मतलब एक तो मार्केट प्राइस पे होता है और एक जो जब बनता है उसका उसका होता है। तो इसको इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो डिटेल से देखेंगे, हम अपने अभी टॉपिक में रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी उत्पादकता है तो ऐसा होना चाहिए कि जितना कम से कम लागत पे हम अच्छा उत्पादन कर सकें, तो वो उसकी मानव संसाधन की उत्पादकता है। और यहाँ पर उत्पादकता क्या होगा और मेन क्या है इसका नीचे में हम बाद में देखेंगे, एक डायग्राम की सहायता से समझेंगे कि मानव संसाधन का उत्पादकता से किस तरीके से संबंध है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे पास अगर लंबा बड़ा क्वेश्चन है तो वहाँ पर इसको हमको मेंशन करना चाहिए।
अब इसमें देखते हैं संगठन की उत्पादकता में वृद्धि के लिए क्या दशाएं होना चाहिए। उत्पादकता तो करना है, लेकिन कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित कर सकते हैं, या इसको हमें कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए क्या कंडीशन बना के रखना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं इसको, हम अभी के जो वर्तमान परिदृश्य में जैसा भी हमारा माहौल है देश दुनिया का, इस टॉपिक का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अभी हमारी अर्थव्यवस्था अपने घुटने टेक चुकी है। फिलहाल आज की डेट जैसे लगभग जैसे अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग स्थिति है, लेकिन लॉकडाउन 3 की स्थिति आ चुकी है। कुछ जगह उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी इसके कारण से अर्थव्यवस्था में बहुत नुकसान हुआ है। तो अब यहाँ पर इसको कैसे कनेक्ट कर सकेंगे कि बहुत सारे ऐसी स्थितियाँ हैं जो उत्पादकता को, मानव संसाधन की उत्पादकता को प्रभावित करती हैं। क्या क्या हो सकती हैं, इसको पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला है कर्मचारी को योजना अनुसार कार्य मिलना, सॉरी योग्यता अनुसार, थोड़ा राइटिंग में इसमें लिखा सही है, थोड़ा सा लाइट पड़ गई इसलिए समझ नहीं आ रहा है। तो अगर लाइटिंग अगर स्पष्ट नहीं हो रहा है तो जो बोल रही हूँ ना उसको अच्छे से आप सुन लेंगे तो अपना नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। पहला है कर्मचारियों को योग्यता अनुसार कार्य मिलना चाहिए। जब हम नियोजन में देख रहे थे कि भाई कोई भी व्यक्ति को कुछ भी कार्य दे दोगे तो वो मन से नहीं करेगा, और ये कहीं ना कहीं उसकी उत्पादन जो क्षमता है उसको प्रभावित करता है। तो जो व्यक्ति जिसके लिए योग्य है तो उसके हिसाब से उसको कार्य मिलना चाहिए। तो उत्पादन की प्रभावित करने वाले एक कारक क्या हो गया, कर्मचारियों की योग्यता अनुसार कार्य मिलना। दूसरा हो गया कर्मचारियों के कौशल विकास। कर्मचारियों के कौशल विकास में कैसे कर सकते हैं, हमको तो चाहिए कि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, उसको जो स्थिर रखने के लिए उसको योग्यता अनुसार जो योग्य है उसको उस योग्य के हिसाब से कार्य मिलना चाहिए। दूसरा है कर्मचारी को कौशल का विकास करना चाहिए। हाँ, ये मान के चलते हैं कि जो व्यक्ति जिस पद पे है वो योग्य है, लेकिन हमको समय अनुसार उसके योग्यता में भी परिवर्तन चाहिए या उसमें वृद्धि चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, एक संस्थान है, एक कंपनी है, तो उसको चाहिए कि उसको क्या दे, प्रशिक्षण दे, नियमित उसका सेमिनार कराए, अन्य कार्यक्रम या वर्कशॉप कराए, जिससे कर्मचारी के कौशल में विकास हो और कहीं ना कहीं ये उसके उत्पादकता में वृद्धि करेगा। तीसरा है कार्यशैली के परिस्थिति के अनुरूप सुधार होना चाहिए। इसको पहले ही पॉइंट में हम देख चुके हैं कि समय अनुसार उसमें जो उसकी योग्यता है उसके हिसाब से उसको कार्य आना चाहिए। जैसे अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है, सब क्योंकि इसको बार बार जैसे कई लोग इरिटेट ना हो इसको कि बार बार इसका एग्जांपल क्यों ले जा रहा है, क्योंकि कोई भी अगर हम मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो अगर हम करेंट का मुद्दा लेकर के अपने आंसर राइटिंग में लिखते हैं तो वो एक सामान्य आंसर राइटिंग से ज़्यादा प्रभावी होगा। इसीलिए हम एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी उदाहरण उठा के लिख दिए, वो सारगर्भित होना चाहिए। तो अभी जैसे अभी क्या हो गया है, हर जगह चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल हो, जॉब हो, या फिर सर्विस सेक्टर हो या प्राइमरी सेक्टर हो, प्राइमरी सेक्टर में तो उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाकी जो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में कोशिश किया जा रहा है कि घर बैठ करके अपना अधिक से अधिक कार्य करें। तो एक तरीके से यहाँ पर परिस्थिति के अनुसार जो कार्य करने का जो शैली है वो परिवर्तन हो। पहले सभी कार्य करने के लिए ऑफिस जाया करते थे, दफ्तर जाया करते थे, जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ जाया करते थे, लेकिन अभी जो सरकार है ये कोशिश कर रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में बैठ करके कार्य करें। इससे हमारे उत्पादन में भी वृद्धि हो और जिस प्रकार की हमारी परिस्थिति है उसमें भी हमको सहयोग मिले। तो तीसरा ये हो गया। चौथा है कर्मचारियों की समस्या के समाधान। अब इसमें क्या हो सकता है, कई बार कर्मचारियों को बहुत सारी समस्याएं होते हैं, या हो सकता है उसके व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है, या फिर उनके जहाँ पर कार्यस्थल है वहाँ पर हो सकता है। तो अगर किसी भी प्रकार का कर्मचारी को समस्या है तो वहाँ पर संस्थान में इसकी व्यवस्था होना चाहिए, परामर्श की व्यवस्था होना चाहिए, उसके समाधान की व्यवस्था होना चाहिए। कई जगह अगर आप ध्यान दिए होंगे तो जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं या फिर कंपनी हैं, या लगभग करके प्राय ये रहता ही है, एक शिकायत बॉक्स लगा रहता है। उसमें गुप्त रूप से व्यक्ति अपनी शिकायत है या कोई भी परेशानी है उसमें डाल सकता है। तो जो मेन व्यक्ति होता है उस कंपनी के, वहाँ तक उसकी बात
पहुंचाया जा सकता है। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट जाके बात करने में परेशानी होती है कि हम जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, बहुत सारे भावना मन में आते हैं। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए इस तरीके से तरीके अपनाए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी उत्पादन क्षमता को प्रभावित करता है। उसके बाद है पांचवा, कार्य तथा प्रदर्शन के अनुसार प्रोत्साहन प्रोन्नति के अवसर मिलना चाहिए। अगर व्यक्ति कार्य कर रहा है, मन लगा के कार्य कर रहा है, बहुत ईमानदारी के साथ कार्य कर रहा है, किंतु उसको ना तो उस कार्य के बदले प्रोत्साहन मिलता है, ना ही उनको पदोन्नति मिलता है, उसके बदले किसी और को मिलता है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कर्मचारियों के मन में हीन भावना आएगी और कार्य के प्रति उनकी जो उदासीनता है ये भी आएगा, और वो मन तो लगाएंगे नहीं। दूसरा, एक तरीके से अब वो एक खाना पूर्ति का कार्य करेंगे, तो इससे उत्पादकता भी प्रभावित होगी। अगर कोई एक व्यक्ति है किसी कंपनी का, उसके ऊपर बहुत बड़ा कार्यभार है और उसके कार्य से कुछ न कुछ प्रभावित होता ही है कंपनी का, अगर इस तरीके से उसको फेस करना पड़ता है तो उसका तो लॉस होगा ही, कंपनी का भी जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भी लॉस होता है। तो चाहिए कि कर्मचारियों को समय समय पे उसके कार्य के प्रति प्रोत्साहन भी, उत्साहवर्धन भी करना चाहिए, और जो लायक है उसको पदोन्नति भी देते रहना चाहिए। उनके कुल मिला के जो ग्रोथ होता है उसमें सहायक होता है। नेक्स्ट है संस्था संस्था प्रमुख को कर्मचारियों के हितों का ख्याल भी होना चाहिए। ये भी जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति को मानसिक तौर पे कोई परेशानी ना हो, शारीरिक तौर पे परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो, ये संस्था के प्रमुख को ध्यान में होना चाहिए। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, बीच बीच में वर्कशॉप इस तरीके से कराते रहते हैं ताकि उनके जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉई हैं, किसी भी प्रकार के कोई भी तनाव में रह के कार्य ना करें। मतलब उनका काम कार्य कराना ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पे भी उनको फिट रखना है। हम जो चार्ट की बात कर रहे थे उसको अब देखते हैं। जैसे ये प्राकृतिक संसाधन, जब हम संसाधन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक तरीके से हमने अभी तक मानव संसाधन का देखा, बहुत सारे टॉपिक इसमें देखे, तो इसमें हम एक तुलना करके हम मेन लक्ष्य तक पहुँचेंगे। हमने देखा प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जो भी हम उपभोग कर रहे हैं वो सारी चीज़ आते हैं। जब इन्वायरमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और जो साइंस की स्टूडेंट है इसके बारे में जानते ही हैं। दूसरा होता है भौतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत क्या आ जाएगा, वातावरण आते हैं, और भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है पूंजी, औद्योगिकी। अब ये दोनों के मिलने से ही जनसंख्या बनता है। ऐसे नहीं प्राकृतिक संसाधन है और कोई भौतिक संसाधन नहीं है तो जरूरी नहीं कि जनसंख्या का विकास हो। तो जनसंख्या, जैसे कई बार देखते हैं कि कुछ प्रदेश है, प्राकृतिक प्रदेश है, वहाँ पे जनसंख्या उतना अधिक नहीं होता है। जहाँ ठंडे प्रदेश है वहाँ पे मानव को सर्वाइव करने में दिक्कत होता है। ठंड में जहाँ पे ठंडा प्रदेश है वहाँ पर जनसंख्या में देखेंगे या उसमें जन्म दर देखेंगे बच्चों का, तो बहुत जन्म दर भली है लेकिन वो उनका जो आगे का जीवन है वो जीवन को लंबा समय तक जी नहीं पाते हैं। उसका कारण ये है कि प्राकृतिक तो है लेकिन जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो उनके अनुकूल नहीं है, इस कारण से जीवन वहाँ संभव नहीं हो पाता है, इसलिए जनसंख्या वहाँ पे कम रहता है। तो ये जरूरी है एक जनसंख्या के लिए या अनुकूल जनसंख्या के लिए, जो कि आगे जाके मानव संसाधन बन सके, प्राकृतिक वातावरण भी चाहिए और भौतिक वस्तुएं भी चाहिए। ये दोनों ही चाहिए अनुकूल। और जैसे अपने यहाँ भारत का है तो ये दोनों ही चीज़ मिलता है, तो इसीलिए यहाँ की जनसंख्या दूसरे नंबर का है विश्व में, है ना। उसके बाद आते हैं जनसंख्या ही आगे जाके क्या बना रहा है, एक मानव संसाधन बना रहा है, और मानव संसाधन ही विकास का मेन आधार है। तो ये एक चार्ट के तौर पे अगर आपके पास बड़ा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो डायग्राम ना बना करके इसको अपने वर्ड में लिख सकते हैं, क्योंकि कम शब्दों में हम ज़्यादा चीज़ को बता सकते हैं। उसके बाद है ये सार है, अभी तक जो हमने पढ़ा उसका एक तरीके से सार है कि हम इसको किस तरीके से इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अभी जो आधुनिक परिवेश में इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, आधुनिक विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य वस्तु अथवा संसाधन नहीं है। यहाँ पर नकार नहीं रहा है बल्कि उसके मूल को बता रहा है। मनुष्य वस्तु अथवा संसाधन नहीं है बल्कि एक उत्पादन संस्था में रचनात्मक और सामाजिक प्राणी है। मतलब वस्तु एक
केवल संसाधन, मानव संसाधन को एक वस्तु का देना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये उत्पादन की जो संस्था है, उत्पादन संस्था है, वहाँ पर एक रचनात्मक काम भी कर रहा है और एक जीवित प्राणी भी है। तो ये इसको बताना चाह रहा है। तो इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है क्या, सीधा 2 नंबर का सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है कि मानव संसाधन की उत्पादकता से आप क्या समझते हैं, या फिर कौन कौन सी इसकी दशाएं हैं, कौन कौन से तत्व हैं या कारक हैं जो मानव संसाधन की उत्पादकता को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये जैसे भी क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से आंसर को अपने हिसाब से इसको मोड़ के आप लिख सकते हैं। तो जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। कई लोग हैं जो केवल डिसलाइक करने के लिए ही बैठे हैं, तो वो आपकी मानसिकता है। ओके, थैंक यू आज के लिए।